Hello everyone, welcome to my channel, and today I am going to present you a small discussions on accelerations in plane and space. ये हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एक्सेलरेशंस की बात करने जा रहे हैं. जस्ट लाइक द एक्सेलरेशंस इन a straight line, ठीक है, here also the accelerations defines the change in velocities. एक्सीलरेशंस एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटीज़ को एक्सेलरेशंस डिस्क्राइब करता है. नाउ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के वजह से इसके पास क्या होता है? तो इसके पास होता है इसका डायरेक्शन. ठीक है, इट इज़ हैविंग डायरेक्शन, इट इज़ हैविंग डायरेक्शन एंड इट इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज़ स्पीड. ये जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है. तो एक्सीलरेशन जो है न केवल आपको मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड का जो मतलब चेंजेस होता है उसी को डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ द मोशंस को के चेंजेस को भी वो एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करता है. तो एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात स्टार्ट होती है, हम लोग रियल लाइफ में व्हेन वी से दैट अ कार इज एक्सेलरेटिंग, वी यूजुअली मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज दैट द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग. हमारा ये मतलब होता है कि कार का स्पीड जो है सो बढ़ रहा है. बट हमारे यूजुअल लैंग्वेज में हम डायरेक्शन जो है सो कोई अकाउंट नहीं करता. जो इस एक्सेलरेशन की बात हम लोग नॉर्मल लाइफ में कर देते हैं, वहाँ उसमें डायरेक्शन नहीं होता. बट एक्चुअली इन फिजिक्स एक्सेलरेशन जो है सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंजेस को डिस्क्राइब करता है, और वेलोसिटी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है. तो एक्सेलरेशन इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है. इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा डिस्कशन अभी आगे बढ़ने वाला है. लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशंस. सपोज करिए, सपोज देयर इज़ अ कर्व्ड पाथ. इस तरह का आपके पास एक कर्व पाथ है, और इस पाथ पे आपका कोई कार, यू कैन कंसीडर द कार एज अ पार्टिकल. तो मैं मतलब पार्टिकल की तरह बात करूँगा. सपोज करिए कि इस कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री पे कोई पार्टिकल मोशन में है. किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट t1 पे, ठीक है, वो पार्टिकल यहाँ पे पाया जाता है. इस पोजीशंस को हम बोलते हैं पोजीशन p1. सो ए पार्टिकल इज in motion along the curve path, and at a particular time instant t1 the particle is observed at the point p1. तो एक चीज़ जो मैंने पिछले डिस्कशंस में बता दिया है कि अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल टू द ट्रेजेक्ट्री along the direction of motion. मतलब कि जैसे इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, तो इस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटीज होगी वो क्या होगी? तो टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री. मतलब कुछ ऐसा इसका वेलोसिटी होगा. तो ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ v1. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम इंस्टेंट t1 एंड इट इज़ टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री. ये जो ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं कर्व्ड पाथ, इसके ये टेंजेंट होता है. ठीक है, अब ये t1 टाइम पे था. आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन डेल t, द पार्टिकल जो है सो कहाँ पाया गया? तो यहाँ पे पाया गया. द पार्टिकल वाज फाउंड एट दिस लोकेशन. सो ये जो टाइम था, ये t2 टाइम पे पार्टिकल यहाँ पाया गया. तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है, सपोज करिए वो बदल गई, अब वेलोसिटी v2 हो गई. तो v2 अभी भी क्या होगा? दिस वुड बी टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री. सो अभी जो v2 का ओरिएंटेशन होगा, वेलोसिटी का ओरिएंटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा. दिस शुड बी द टेंजेंट टू द वेलोसिटी टू द ट्रेजेक्ट्री. तो ये हो गया वेलोसिटी v2. ये जो पोजीशन है ये हो गया पॉइंट p2. तो आपको समझ में आ गई कि आपका एक पार्टिकल इस कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है. किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल p1 पॉइंट पे पाया गया जब इसका वेलोसिटी v1 था.
मैंने बता दिया कि वेलोसिटी किसी भी कर्व ट्रेजेक्ट्री पे क्या होगा, टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री होगा। तो ये रहा v1 वेलोसिटी, और किसी पर्टिकुलर डेल्टी टाइम के बाद पार्टिकल p2 पोजीशन पे पाया गया, उस समय उसकी वेलोसिटी बदल के v2 हो गई। तो ये जो v1 और v2 है ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अब अलग अलग हो सकते हैं मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब हो सकता है कि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप इस केसेस को भी, आप जनरलाइज्ड केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि डेल्टी टाइम इंटरवल में, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टी, ठीक है, डेल्टी टाइम इंटरवल मतलब क्या चीज़, तो t2 माइनस t1, इस टाइम इंटरवल में ये क्या है, तो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल का एक वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल डेल्टी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कुड हैव बीन चेंज्ड, v2 वेलोसिटी है। आप लिख सकते हो कि वो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है इस डेल्टी ड्यूरेशन में, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसको आप लिख सकते हो डेल v। डेल v क्या है, तो वेक्टर डेल v इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज in velocity in time interval del t, और वो क्या हो गया, तो वो चेंज इन वेलोसिटी हो गया वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। मतलब कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि वेक्टर v2 इज इक्वल टू वेक्टर v1 प्लस यहाँ पे डेल v। ये भी आप एक इक्वेशन यहाँ लिख सकते हो। तो डेल्टी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंजेस हुआ वो आप पता कर लिए। तो अब बताइए जरा सा कि एवरेज एक्सेलरेशंस को, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, इस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टी, डेल्टी टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आप लिख लीजिए यहाँ पे कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टी इज defined as the ratio of change in velocity by time interval, by time। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब एवरेज एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, a average, and this is equal to del v, change in velocity by del t। So this is the expression of average acceleration of a particle during the time interval del t। अब ये देखो यहाँ से कि ये del v जो है चेंज इन वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर del t ड्यूरेशंस में चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर को प्रोसेस करेंगे। वेक्टर प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं, इनका क्या करना है, del v निकालना है हमको। क्या निकालना, ऑब्जेक्टिव क्या है, del v निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो बस हम क्या करेंगे, इसको बस उसको ले चलेंगे ऐसे, पैरेलली शिफ्ट करो, मतलब कहीं एक जगह ले चलो, पैरेलल शिफ्ट करो। मैं ले चलता हूँ इसको यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आया, और इस वाले वेक्टर को भी मैं ले चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर ऐसे आ गया, दिस इज द वेक्टर v2, ठीक है। किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये v2 वेक्टर मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, और ये v1 वेक्टर मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, दिस इज द वेक्टर v1, ठीक है, और ये रहा वेक्टर v2, ठीक है। और आपको तो सिर्फ ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल v। तो v1 और प्लस डेल v मतलब ये रहा डेल v। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इसका जो कनकेव साइड जो है, ठीक है, उस साइड में टुवार्ड्स द टर्निंग के साइड में जो है सो डेल वी लाई करता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन
of average acceleration is same as del v, और del v क्या है, टुवार्ड्स द कनकेव साइड डायरेक्टेड। देखिए किधर है, टर्निंग ऐसे है तो इसके अंदर की ओर जो है सो del v डायरेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो है सो टुवार्ड्स द कनकेव साइड ही जो है सो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशंस भी होगा। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन जो है सो आपको एक बेटर पिक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि मान लो कि डेल्टी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, अब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो इससे एवरेज एक्सेलरेशन से बात नहीं बनती है, क्योंकि एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है और हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है। तो उसी के लिए जो है सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशंस है। अब जैसे ये तो था एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम कर रहे थे, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, when क्या चीज़, when del t जो है, अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन when del t टाइम इंटरवल जो है टेंडिंग टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल सबसे छोटा होता जाए, मतलब जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इसके ठीक नियरेस्ट पॉइंट, उस छोटे डेल्टी टेंडिंग टू जीरो में पार्टिकल यहाँ से यहीं ना आएगा, तो इसीलिए व्हेन क्या है कि इट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशंस व्हेन डेल्टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नथिंग बट लिमिट यहाँ से डेल्टी टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज डेल वी बाई डेल टी। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस का एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं जब कैलकुलस में आप पढ़ोगे तो डेल वी बाई डेल टी व्हेन डेल टी टेंडिंग टू जीरो, दिस इज इक्वल टू डी आर डी वी, दिस इज द डी वी बाई डी टी कहलाता है। सो आप ये कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस acceleration is defined as the rate of change of the velocity vector at a particular instant of time। क्या लिख सकते हो कि instantaneous acceleration is defined as, इस एक्सप्रेशन से क्या क्लियर हो गया कि instantaneous acceleration is defined as rate of change of instantaneous velocity of particle at a particular instant, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल गया, तो जब भी मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी डिस्कशंस में, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशंस की बात नहीं करूंगा, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस की बात करूंगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी आ गया, और वी क्या है, एक्चुअली वी क्या है, तो वी इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, जैसे सपोज करो ये वेलोसिटी v1 थी, तो यह इसी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इस पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी पार्टिकल इज फॉलोइंग, टेंजेंट टू द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे। मतलब क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे, ट्रेजेक्टरी के हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट चेंज होता जाएगा, तो इसीलिए वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो ये कहना कि अगर कोई पार्टिकल सपोज करो कि किसी कर्व पाथ में मूव कर रही है, अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हुई मूव कर रही है, चाहे उसकी वेलोसिटी मतलब चाहे उसका स्पीड कांस्टेंट ही क्यों नहीं हो, उसकी
क्या हो रहा है कि चूंकि वो कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जैसे सपोज करो ये कर्व ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, अब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ही इसको फॉलो कर रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है। तो पार्टिकल जब इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, या इस पॉइंट पे होगा, या इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, मोशन के दौरान, हाँ भले ही इसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन देखो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, टेंजेंट टू द पाथ। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ऐसा होगा, और इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा होगा। तो तुम देख रहे हो कि जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, v, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड जो है, लेंथ ऑफ द स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो नेचुरली एक एक्सीलरेशन जो है सो होगा ही होगा। तो इसलिए अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव भी कर रही है तो भी उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। हम कहेंगे कि द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। सो ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ इज ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इस कंक्लूजन को याद रखिएगा। So a particle moving along a curved path always has non-zero acceleration, ठीक है, even when it is moving with constant speed। तो इतनी ही बात काफ़ी है कि अगर पार्टिकल किसी कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो पार्टिकल कहीं ना कहीं एक्सिलरेटेड है, ठीक है। अब उसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टुवार्ड्स द कॉनकेव साइड ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ये जो मान लो कि ये कर्व है तो इनसाइड ऑफ द कर्व जो है सो उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा। अब ये बात अगर आपको हजम नहीं हो रही है तो आप उस मोमेंट को याद करें जब आप किसी कार या गाड़ी में बैठ के जाते हैं। When you travel, आई होप सबने लिख लिया होगा इसको, कि जब आप किसी कार या गाड़ी में बैठ के जाते हैं उस केसेस में देखते हैं कि जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है सो यू टेंड टू स्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शंस व्हेन ए कार और कोई भी व्हीकल जब एक्सेलरेट होती है। जैसे सपोज करो कि ये कार है, ठीक है, अब इस कार में आप बैठे हुए हैं और मैंने बना दिया जैसा आप एज्यूम करो, ठीक है, आप बैठे हुए हैं। अब क्या है कि जब ये कार इधर की ओर एक्सेलरेट होती है तो यू टेंड टू स्लाइड बैकवर्ड, आप एक पीछे की ओर एक झटका महसूस करते हैं। सो ये क्या होता है, यू टेंड टू स्लाइड बैकवर्ड, ऐसा आपने महसूस किया होगा। कब, व्हेन द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड, व्हेन द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड। और जब यही एक्सीलरेटेड कार जब थोड़ी दूर जाकर के जब ब्रेक लगता है इसमें और ये जब रुकती है तो क्या होता है कि ये इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, इस साइड में होता है। जब ये कार रुकने की कोशिश करती है मतलब इसका एक्सेलरेशन इस साइड में होता है। इसको आप डीएक्सेलरेट भी बोल सकते हो, या एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप क्या करते हो, यू टेंड टू स्लाइड फॉरवर्ड। क्या होता है, यू टेंड टू स्लाइड क्या हो जाता है, स्लाइड फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्या चीज़ कि जब भी मतलब कार जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है कार का उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आप जो है सो यू टेंड टू स्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन विच द कार एक्सेलरेट। अब क्या होगा कि यही कार सपोज करो कि एक कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, इस तरह का ट्रेजेक्ट्री। अब इस ट्रेजेक्ट्री पे सपोज करो कि ऐसे स्ट्रेट आ रही है कार, ऐसे स्ट्रेट कार आ रही है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट कार जा रही है। अब जब जैसे ही ये कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा तो उस केसेस में क्या होगा कि उस केसेस में आप देखोगे क्या चीज़ कि यू टेंड टू स्लाइड इन, क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा कि जैसे कि इस तरह का मान लो कि कर्केव साइड है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो स्लाइड हो जाओगे। कहने इसका मतलब क्या है कि देयर इज एक्सेलरेशंस इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच यू स्लाइड, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो
आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मतलब वेलोसिटी चेंजेस की वजह से उसको आप महसूस भी कर सकते हो, इसलिए इस चीज़ को नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड ऑलवेज कंसीडर कि जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर मूव कर रही होगी तो उसका एक एक्सेलरेशन होगा। उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड क्या होगा, टुवार्ड्स द कनकेव साइड ऑफ द ट्रेजेक्टरी या टुवार्ड द इनसाइड ऑफ द टर्न द व्हीकल इज टेकिंग, ठीक है। इसलिए आप क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ द टर्न जो है सो आप उस क्या करते हो तो स्लाइड कर जाते हो। तो ये बात रही आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस की। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको जो है सो। तो चलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को थोड़ा कंपोनेंट फॉर्म में भी समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि आपने लिखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है क्या चीज़ कि द लिमिट ऑफ क्या चीज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज द लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो, और ये क्या चीज़ तो डेल वी बाई डेल टी। अब जो वेलोसिटी चेंजेस है, अगर सपोज करो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम बात करते हैं तो मेरा एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होगा, तो डेल वी जो है इसके 3 एक्सिस भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो। इस डेल वी को क्या लिख सकते हो तुम, डेल वी को लिख सकते हो डेल वी एक्स इंटू आई कैप जोड़ डेल वी वाई इंटू जे कैप जोड़ डेल वी जेड इंटू यहाँ पे के कैप और बाई यहाँ पे डेल टी। तो एक्चुअली में आप इसको लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वी एक्स बाई डेल टी यहाँ पे आई कैप जोड़ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वी वाई बाई डेल टी यहाँ पे जे कैप और जोड़ लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वी जेड बाई डेल टी यहाँ पे तो के कैप, ये के डायमेंशन हो गया। तो इसको तो कैलकुलस आपको बोल ही रहा है कि ये क्या हो जाएगा तो डी वी एक्स बाई डी टी, मतलब क्या चीज़ डेरिवेटिव ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये हो गया आई कैप जोड़ यहाँ पे डी वी वाई यहाँ पे जे कैप बाई डी टी और प्लस डी वी जेड बाई डी टी यहाँ पे के कैप। तो कहीं ना कहीं तुम ये लिख सकते हो क्या चीज़ कि डी वी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन ए एक्स इंटू आई कैप जोड़ ये हो गया डी वाई बाई डी टी क्या हो गया एक्सेलरेशन ए वाई इंटू यहाँ पे जे कैप और ये एक्सेलरेशन ए जेड इंटू यहाँ पे के कैप। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन जो ए है, दिस एक्सेलरेशन ए जो है वो क्या है तो उसका 3 कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड, और बेसिकली जो उसका एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए एक्स, दिस शुड बी रिटन एज क्या चीज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बाय दिस, और ए वाई को तुम लिख सकते हो डी वी वाई बाई डी टी, और जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा डी वी जेड बाई यहाँ पे डी टी। तो इस तरह से तुम जो है सो उसका एक्सेलरेशन जो है सो लिख सकते हो। तो अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करो कि जैसे ये है आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल इस तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शंस में मोशंस में है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है, तो इस टाइम इंस्टेंट टी पे जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री, मतलब दिस इज द वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा टुवार्ड्स द कनकेव साइड, मतलब एक्सेलरेशन होगा उसका इस डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सेलरेशन ए। अब देखो क्या चीज़ होगा कि इसमें जो एक्सेलरेशन है इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक देखो एक एक्स डायरेक्शन में इधर और एक ये वाई डायरेक्शंस में इधर, ठीक है। तो ये तो मैंने कहा कि इधर की ओर अगर सपोज इस तरह से जो है सो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है तो माइनस वाई डायरेक्शंस में आपको एक्सेलरेशन दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आप एक्स वाई प्लेन में भी जो है सो इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशंस वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि मतलब एक्सेलरेशंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा तरीका है एक्सेलरेशंस को डिस्क्राइब करने का कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, जैसे मान लो कि इसका एक्सेलरेशन अभी तो क्या है टुवार्ड द कनकेव साइड में, तो इधर की ओर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशंस को हम लोग 2 कंपोनेंट में लिख सकते हैं, एक तो नॉर्मल टू द
नॉर्मल टू द पार्ट मतलब नॉर्मल टू द पॉइंट, और एक क्या होता है तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसका क्या रेलिवेंस है, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या रेलिवेंस है, ये हम लोग अभी देखेंगे। लाइकवाइज द एक्सेलरेशंस along the Cartesian coordinate systems where we have defined that acceleration जो है किसी भी particle का acceleration at a particular instant of time is nothing but the ax into I cap जोड़ ay into j cap और जोड़ az into k cap, ये हमने डिफाइन किया। साथ में हमने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टांट पे जो x डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज ax इज इक्वल टू क्या चीज है dvx बाई dt, मतलब जो x डायरेक्शंस में वेलोसिटी है, ठीक है, उसका टाइम डेरिवेटिव, और ay इज इक्वल टू dvy बाई dt और az इज इक्वल टू dvz बाई dt। इसको एक स्टेज और भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट पे जो वेलोसिटीज होती है वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ दैट एक्स कोऑर्डिनेट, या जैसे मान लो कि वी एक्स की जो वैल्यू है हम जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट टू डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई जो होता है वो क्या होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट का जो मतलब वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करता है, वो वाई डायरेक्शंस के वी वाई को डिफाइन करता है, और जो वी जेड होता है वो डी जेड बाई डी टी को डिफाइन करता है। उसी हिसाब से जब इसकी वैल्यू को उसमें डालोगे तो आप लिख सकते हो ए एक्स बराबर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ए वाई बराबर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और ए जेड बराबर डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को जब तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफाइन करोगे तो तुम बड़ा आसानी से लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इंटू आई कैप जो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे जे कैप और जोर डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे के कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम बड़े आसानी से जो है समझ जाते हैं। लेकिन एक्सेलरेशंस का जब आप स्पेस में पढ़ते हो या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में बात करते हो तो एक्सेलरेशंस कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब कि जैसे कोई सपोज करो कि ये ट्रेजेक्ट्री है, सपोज करो कि ये क्या है, ये ट्रेजेक्ट्री है, कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट पे, इस टाइम पे मान लो ये पॉइंट P1 है, तो इस टाइम इंस्टांट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री है एट दैट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे ही टेंजेंट टू ट्रेजेक्ट्री। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ये हो जाएगी, मतलब टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्चुअली में क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पॉइंट भी बताता है, दैट पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू 2 कंपोनेंट, वन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा, तो ये जो होगा ये मान लो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, वन कंपोनेंट। जैसे सपोज करो कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऐसा है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस पार्टिकल का जो ये एक्सेलरेशन है इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि मतलब कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या नहीं तो आप लिख सकते हो और क्या चीज़, तो और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का। और एक कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ठीक है, जिसको ये तो हो गया क्या चीज़, तो ए पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया ए नॉर्मल कंपोनेंट। और अदर कंपोनेंट क्या होता है, तो नॉर्मल कंपोनेंट होता है। क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट। ये क्या होता है, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या चीज़, तो कंपोनेंट of acceleration
ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और नहीं तो और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो तुम एक्सीलरेशन को तोड़ ही सकते थे एक्स वाई जेड एक्सिस में, लेकिन एक बहुत ही मतलब यूज़फुल तरीका जो है किसी भी पार्टिकल का, जब वो एक कर्व ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, कि उसके एक्सीलरेशन को हम दो पार्ट में जो तोड़ते हैं। एक तो होता है कि टेंजेंशियल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी, और दूसरा होता है नॉर्मल टू द वेलोसिटी। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इनका एक बड़ा प्यारा सा एट्रीब्यूट होता है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है ए, इसको हम पैरेलल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया? तो पैरेलल कंपोनेंट, और इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या करता है? पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है? इंक्रीजेज द पार्टिकल स्पीड, ठीक है। ये पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब ये जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा? इसके स्पीड को बढ़ाएगा। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगी, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? इंक्रीजेज द पार्टिकल स्पीड। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है? इट कॉजेज चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कॉजेज चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका ही जवाबदेही है, और इसी के वजह से पार्टिकल जो है सो कर्व पाथ को फॉलो करता है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आप ये इस बात नहीं समझ पा रहे, तो सपोज करिए कि ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है सो इस डायरेक्शन में मोशन में है v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे अगर सपोज करो कि एक्सेलरेशन जो है सो इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शंस में ये पैरेलल एक्सेलरेशन हुआ, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन में है उसी डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन एक्ट करता है। तो ये एक्सेलरेशंस क्या करेगा? ये एक्सेलरेशंस पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या, जो v2 जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये एक्चुअली में ये v1 हो गया, और साथ में ये डेल v वेलोसिटी जो है जिस एक्सेलरेशन की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, तो कह सकते हो कि वेक्टर वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू v1 प्लस यहाँ से डेल वी कर सकते हो। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल होता है, या फिर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस ओनली इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। डायरेक्शंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस डायरेक्शंस में अभी मोशन में है पार्टिकल उसी डायरेक्शंस में मोशन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, या नहीं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशंस ओनली कॉजेज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सपोज करो कि पार्टिकल की वेलोसिटी है इधर v वेलोसिटी, और इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस मान लो a अप्लाई कर दिया आपने, तो क्या होगा? अब इसकी वेलोसिटी पर वही रह जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, अब ये से v1 था, अब यहाँ पे v2 हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, पहले इस डायरेक्शन में मोशन में था, अब इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ द वेक्टर वही रहा। मतलब क्या हो गया? तो इट कॉजेज चेंज इन द डायरेक्शन, changes in the direction is caused by perpendicular by the normal acceleration, ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के नॉर्मल, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके नॉर्मल जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो क्या करता है? तो उसके मतलब डायरेक्शन ऑफ पाथ को चेंज कर देता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सपोज करो मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा, ठीक है।
अगर अपोजिट डायरेक्शन इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर दो, मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मली तुम एक इस पर मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड करो, तो ये क्या होगा, ये इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। जैसा कि तुम देखते होगे तो जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल जब फेंकते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से जब फेंकते हो, v वेलोसिटी देते हो, तो ये ऊपर जाता है, एक कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। ये जो कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया, क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी जो है तुमको क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जी लग ही रहा है, और वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल टू द पाथ है। तो क्या हो रहा है कि इसको, इसके पास वो ट्रेजेक्ट्री को कर्व कर दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दे रहा है। इसीलिए आप समझ जाइए कि जो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का इतना ही मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब आएगा, जब आएगी बात, तो वहाँ क्या होता है कि आपका पार्टिकल जो है सो इंक्रीजिंग स्पीड से सर्किल को फॉलो करता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको मतलब जब आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, उस केसेस में क्या होगा, पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि तेजी से जो है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से सर्किल को फॉलो करेगा। और जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में तो फॉलो करेगा ही करेगा, और क्या होगा कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉर्मल टुवार्ड्स द सेंटर जो है, सो उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो केवल उसके पास, जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो उसके पास केवल एक ही मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है, और वो होता है नॉर्मल कंपोनेंट। इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ये होता है, ए, आप इसको ए पैरेलल एक्सेलरेशन जो कहते हो, ये इसके पास जीरो होता है। और जब आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हो तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होता ही है, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसके पास एग्जिस्ट करता है। तो ये तो चीज़ें छोटी मोटी डिस्कशंस थी। एक छोटा सा सिनेरियो हम लोग लेंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस किधर की ओर होगा। जैसे सपोज करिए 3 केसेस हम लोग लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि स्पेस में जो एक्सेलरेशन के कंसिडरेशंस को हम लोग कंक्लूड करेंगे जो है। सो 3 केसेस हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि ये कर्व ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, दिस इज़ अ कर्व ट्रेजेक्ट्री, सेम ट्रेजेक्ट्री है, मैंने ट्रेजेक्ट्री अलग नहीं रखा, अगर अलग बन गया है तो प्लीज़ इसको अलग ना सोचिए। अब इस पर क्या है कि कोई पार्टिकल जो है, सपोज करिए ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल सब जगह है, ठीक है। इस केसेस में पार्टिकल क्या हो रहा है, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग, यहाँ क्या कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल इज मूविंग with constant speed, ठीक है। और इस केसेस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी v है और जब पार्टिकल यहाँ आएगा इसके पास और ज़्यादा v होगा। तो पार्टिकल इस केसेस में क्या हो रहा है, तो पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, स्पीड। और इस केसेस में जो है सो आपका पार्टिकल क्या हो रहा है, इसका स्पीड घट रहा है। यहाँ पे क्या है, तो पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड मतलब यहाँ पे क्या है, डी एक्सिलरेटिंग है। पार्टिकल क्या कर रहा है, डी एक्सिल, इस डायरेक्शन में मोशन में है, वेलोसिटी हो गया इधर, लेकिन इसकी वेलोसिटी घट रही है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, और छोटी हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो और छोटी हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और इसमें इस पाथ के अलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब जिस पॉइंट पर लोगे तो वेक्टर v की वैल्यू वही रहेगी। अब इन तीनों केसेस में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का क्या डायरेक्शंस होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रही है कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग इसका स्पीड कांस्टेंट है, और इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग स्पीड को वैरी करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पैरेलल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल
एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग स्पीड को बढ़ाता है। तो चूंकि इस केस में पार्टिकल जो है सो क्या हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ भी और देख रहे हैं कि ये पार्टिकल एक कर्व पाथ को फॉलो कर रही है, मतलब इस पर एक नॉर्मल एक्सेलरेशन तो ज़रूर होगा। तो कहने का मतलब इस इन मोमेंट पे पार्टिकल के पास केवल एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है एंड दैट इज नॉर्मल टू द ट्रेजेक्ट्री एंड दिस इज an। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो द एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी नॉर्मल टू द कॉन्केव, नॉर्मल इस पॉइंट पे जो कर्व बन रहा है इसके नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो बताओ कर्व पाथ के अलॉन्ग स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है क्या चीज़ कि यहाँ पे पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन है अलोंग द टेंजेंट, हम कहते हैं इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, दिस इज ए पैरेलल एक्सेलरेशन। साथ में पार्टिकल जो है तो एक क्या कर कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसके पास एक नॉर्मल एक्सेलरेशन an भी होगा। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज करो ऐसे होगा, दिस इज द एक्सेलरेशन ए। तो क्या लिखोगे कि यहाँ जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा दिस इज अहेड ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। सो पार्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, तो पार्टिकल एक्सेलरेशन इन this case is ahead of the normal, ठीक है, ahead of the normal to the direction of motion, the direction of motion और velocity। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन में होती है उसी डायरेक्शन में उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेशन इन दिस केस इज अहेड ऑफ द नॉर्मल टू द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये नॉर्मल हुआ, इस पॉइंट का जो नॉर्मल हुआ वो ये हुआ, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, पैरेललोग्राम लॉ से ट्रायंगल के बीच, पैरेललोग्राम के बीच में ही बनेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, अहेड टू द नॉर्मल। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है। पार्टिकल डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर मान लो कि वेलोसिटी इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है सो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे। दिस इज द पैरेलल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तभी तो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग स्पीड को वैरी कराने के लिए कौन एक ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अपोजिट है तभी तो स्पीड कम हो रही है ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग, तो इसका एक डायरेक्शन इधर हो गया। दूसरा चीज़, क्योंकि ये कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके पास एक नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा, तभी तो उसका जो डायरेक्शन जो हो रहा है चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक नॉर्मल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन an, ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा, तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे, जो नॉर्मल है, नॉर्मल से ये लैग कर रहा है। सो एक्सेलरेशन इज लैगिंग बिहाइंड the normal in the case when the speed of particle is changing मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपने जाना एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को जब पार्टिकल किसी स्पेस में, कर्व ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या हो गया कि आपका या तो XY प्लेन हुआ और या नहीं तो आप 3D में भी इसको कंसीडर कर सकते हो। तो आपने जाना डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस के बारे में, साथ में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानी कि एवरेज जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है और नॉर्मल एक्सेलरेशंस है उसका क्या रेलिवेंस है। अगर पार्टिकल आपका कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों नहीं हो, अगर कोई पार्टिकल है और सपोज करो कि ये पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रही है
अब अगर इसके पैरेलल कोई एक्सेलरेशन हम दे दे, मतलब इसके पैरेलल कोई फोर्स लगा दे डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल, तो ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करता रह जाएगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करता रह गया। लेकिन अगर इस पर कोई फोर्स नॉर्मल टू द वेलोसिटी लगा दे, मतलब वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर दे दे, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगाएं, तो ये क्या होगा, एक कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में करता है। तो आपने इस चीज़ को जाना कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है सो कैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे स्पीड को चेंज कर देता है। तो ये छोटा सा एक डिस्कशंस था, हम लोग प्रॉब्लम को भी गो थ्रू करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस करने के पीछे, जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को पढ़ें तो ये पुरानी चीज़ें जो काइनेमेटिक्स का हिस्सा है, इसके बारे में हमारे पास एक बेटर अवेयरनेस हो, तभी हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशंस का टॉपिक होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ like it, subscribe the channel, hit the bell icon. Thank you very much.